बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ रहमत कलीम भी ज्वाइन करेंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में भी बात होगी, जहां पर बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ खबरें आपके सामने रखेंगे जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं, और उसके बाद इस वक्त मुल्की सतह पर क्या कुछ खास रहने वाला है आज दिन भर, वो डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारी नजर ओलंपिक्स पर भी रहेगी, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं और ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ाई इस वक्त लड़ रही है भारतीय हॉकी टीम, जहां पर इस वक्त वो 4 के मुकाबले 5 गोल से आगे है। जर्मनी के साथ मुकाबला चल रहा है। इस पर मजीद डिटेल्स आपको देंगे जैसे खेल खत्म होगा। लेकिन इसके साथ साथ बाकी मौज़ूआत की अगर बात करें तो आज हमारे पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर नजर इसलिए भी रहेगी चूंकि आज का दिन काफी अहम है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जो ये सजेस्ट करती हैं कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों की कारकर्दगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर क्या है। इस पर डिटेल रिपोर्ट्स कुछ नीति आयोग से और दीगर कुछ इदारों की आपके सामने रखेंगे और क्या कारकर्दगी रही है साल 2017, 18, 19 और 20, 21 तक जो सरकार ने कुछ महकमों के अंदर अहदाफ तय किए थे, जिन टारगेट्स को सेट करके डेडलाइंस रखी गई थी कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सरकार की तरफ से शुरू की गई स्कीमों को अमलाया जाएगा और हर एक शहरी को फायदा पहुंचे। जैसे कि इसमें एक स्कीम थी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसकी शुरुआत हुई, हर घर को नल के जरिए पानी पहुंचाना। ये स्कीम कहां तक पहुंची, और सवाल आज बड़ा है कि क्या ये स्कीम जम्मू कश्मीर के अंदर तय अहदाफ तक सरकार या डेडलाइंस के मुताबिक मुकम्मल कर पाएगी या नहीं, बड़ा सवाल है। इस पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात उस मामले की भी करेंगे जो आज जम्मू में काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि बात जब यूनियन टेरिटरी के मामलात की होगी तो सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों की बात होगी। वजारत दाखिला के अंदर जवाब दिया गया है और जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनी सूरत हाल क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। और तहकीकाती एजेंसियों की कार्रवाइयां इस वक्त जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और कर्नाटक तक, केस जम्मू कश्मीर का दरअसल एक जुड़ा था और उस सिलसिले में कार्रवाई हुई है। कुछ मजीद डिटेल सामने आ रही हैं, आपके सामने रखेंगे और जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का हाल क्या है। आज किसी किस्म की राहत तो नहीं है, लेकिन एक जरूर राहत इस शाहरा पर बरसों बाद मिली है लोगों को। वो क्या कुछ है वो आपके सामने रखेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर और साथ ही मरकजी वजीर की पर भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा आपको बताएं कि सरकार की तरफ से कोविड के दौरान जो बच्चे यतीम हो गए या दोनों में से एक, वालिद या वालिदा दोनों में से एक इस दुनिया से चले गए कोविड की वजह से, उनके हवाले से बात होगी चूंकि सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। उसके अलावा आपको श्रीनगर लिए चलेंगे, आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त लर्निंग लाइसेंस लेना कितना मुश्किल हो रहा है। इस पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और प्रोग्राम के आखिरी 20 मिनट हमारी कोशिश रहेगी कि आप लाइव कॉल में प्रोग्राम में शामिल हों। लाइव कॉल्स का सिलसिला जब शुरू करेंगे तो आप अपनी बात इस प्रोग्राम के जरिए इंतजामिया तक पहुंचाएं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज फॉर्मेट के मुताबिक हम करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन के हवाले से, और आज के दिन पर बात करना क्यों जरूरी है ये आप तक पहुंचाते हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे। और उसके बाद एक एक करके हम आज के मौज़ूआत की तरफ जाएंगे। आज का दिन तारीखी एतबार से इसलिए काफी अहम है। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग इलाके बने। मरकजी खित्ते यूनियन टेरिटरीज में दोनों को तब्दील किया गया और 5 अगस्त 2019 के बाद यानी आज 2 बरस सरकार के इस फैसले को मुकम्मल हो चुके हैं। 1945 में आज ही का दिन जब आप जॉर्जियन कैलेंडर उठाते हैं तो अमेरिका का जापान पर दूसरा एटमी हमला था। आज ही का दिन था जब ये तबाही मची थी और लाखों लोगों की जिंदगियां खत्म हुई थी। उन लोगों को भी आज जापान के साथ साथ दुनिया भर के दीगर हिस्सों के अंदर भी याद किया जा रहा है। 1975 में आज ही के दिन इंग्लैंड की तर्ज पर जापान ने डाक सर्विस शुरू की थी। आज ही का दिन था, यानी जो खतो किताबत का सिलसिला था उसमें मजीद एक स्टेप आगे जाते हुए शुरुआत डाक सर्विस की हुई थी। 1963 में अमेरिका और रूस के दरमियान मॉस्को में एटमी मुआहिदा हुआ। हालांकि बाद में तल्खियां काफी जरूर देखी गई 60-70 वर्षों के दौरान, लेकिन 1963 का आज का दिन था जब दोनों मुल्क एक साथ आए थे। 2011 में आज ही का दिन था जब चांद पर पानी होने का साइंसदानों ने दावा किया और 5 अगस्त को भारत के अंदर भी ये तहकीक जब मुकम्मल की गई थी तो 5 अगस्त 2011 को मिलाकर, यानी आज पीछे आप 9-10 साल लौटेंगे तो एक तहकीक करके दावा किया गया था कि चांद पर पानी भी हो सकता है। ये तो आज के दिन के हवाले से बात हो रही थी। 5 अगस्त क्यों हिस्ट्री में अहम है और आज इस पर बात करना क्यों जरूरी है। स्टूडियो में मेरे साथ रहमत कलीम भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत ज्वाइन करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम। तो आज के खास नशियात में मैं और आसिफ आपको अगले 1.5 घंटे तक मुल्क
और जम्मू कश्मीर के साथ साथ आलमी सतह की तमाम बड़ी खबरें और गुज़श्ता 24 घंटे में जो कुछ बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो सब आपके सामने रखेंगे और आपको आपकी खबर से वाकिफ कराएंगे। चलिए शुरुआत अब प्रोग्राम की करेंगे और सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, क्योंकि पिछले 24-48 घंटों के अंदर जो कुछ हुआ उसने दिल दहलाया है। क्योंकि इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात जो दिल्ली के अंदर अंजाम दी गई, इंसानियत का कत्ल हुआ और उसके बाद इस पर छिड़ी सियासत जो इस वक्त एक नया मोड़ ले रही है। सीधा मैं रहमत के पास चलूंगा, लेकिन खबर पहली सबसे दिल्ली के अंदर, जहां पर एक 9 साला बच्ची को एक बार फिर इंसानी दरिंदों ने अपना शिकार बनाया। रहमत जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज दिल्ली के कैंट इलाके में नगला गांव है, उस इलाके में 9 साल की दलित बच्ची के साथ पहले इस्मत दरी की गई, फिर उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। बहुत मुश्किल हुई उसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर, मुजरिमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में। पोस्टमार्टम का मामला अभी भी हंगामे की नजर है इसके बाद, लेकिन सियासत बहुत तेज हुई और सियासत इस अंदाज में हुई कि तमाम पार्टियां अपने अपने क्रेडिट को लेने के लिए घरों से बाहर इससे पहले के एफआईआर दर्ज कराती, इससे पहले के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखती या पोस्टमार्टम के लिए हंगामा करती, आवाज उठाती। घर के यानी मुतासरा के महलूकीन के कुंबे से मुलाकात करने पहुंच गई पूरी टीम बाज़ाब्ता तौर पर तमाम पार्टियों की, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो या बीजेपी की हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया गया कि सियासत नहीं करनी चाहिए, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सियासत पर मबनी थी। तो सबसे पहले कल राहुल गांधी पहुंचे थे, मुतासरा कुंबे से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है और इंसाफ के लिए हर कदम पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। एक दूसरी बात, उसके फौरन बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की को लेकर के यहाँ दिल्ली के शहरियों की सिक्योरिटी को लेकर के सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो अरविंद केजरीवाल की होती है। अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, मुतासरा कुंबे से मुलाकात की और 10 लाख के मुआवजे के ऐलान के साथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का भी की बात कही। अभी तक के ऑर्डर नहीं आया, अभी तक के ये इंक्वायरी शुरू भी नहीं हुई है। और उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी मकामी जो लीडरान है आदेश गुप्ता वो पहुंचे, उसके अलावा संबित पात्रा ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने ये कहा कि हमें रेप जैसे इस्मत दरी जैसे मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, अगर चाहे वो दिल्ली में हो या चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो। कांग्रेस के मातहत जो रियासतें हैं वहां जब रेप होता है तो उस पर कांग्रेस के लोग खामोश क्यों रहते हैं, और जो गैर कांग्रेसी या बीजेपी के शासित राज्य हैं, रियासतें हैं, वहां अगर रेप होते तो वहां सियासत करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए या आवाज उठाने के लिए पहुंच जाते। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है ये नहीं होना चाहिए, ये बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की कोशिश की गई। लेकिन ये पूरा मामला एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ जो पेश आया है वो इंतहाई दर्दनाक है। मुल्क की राजधानी में जहां पर वजीर आजम रहते हैं, सदर हिंद रहते हैं, जहां एक अलग सरकार होती है, जहां एक मुल्क की सरकार होती है, दो सरकारों के बीच इस तरह के वारदात इससे पहले भी अंजाम दिए थे। जब शीला दीक्षित की सरकार गिर गई थी, कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, आपको याद होगा दिल्ली में जब निर्भया रेप कांड हुआ था, उसके बाद इस तरह के वारदात कई हुए। लेकिन हर रोज दिल्ली नहीं, दिल्ली से दूसरे शहरों में मुल्क के कई निर्भया इस तरह के शिकार होती है, लेकिन न आज तक के रेप का मसला हल हुआ है और न ही रेप से मुतालिक या इस्मत दरी से मुतालिक जराइम कम हुए। जाहिर सी बात है समाजी सतह पर कहीं ना कहीं बड़े इस्लाहात की जरूरत है और हम तमाम को तब्दीली की जरूरत है। लेकिन यहाँ दिल्ली में जो रेप का मामला 9 साल की बच्ची के साथ जो हुआ है उस पर इससे पहले के मरहमसाजी का काम ज्यादा होता, इससे पहले के मुतासरा कुंबे की भलाई के लिए या उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए काम ज्यादा होता, तो उससे कहीं ज्यादा जो हुआ है उसे हम सियासत कहते हैं। जी आसिफ, चलिए जब रेप के इस केस की बात हो रही है तो आपको बताएं कि ये मामला कैबिनेट के सामने भी पहुंचा। मरकजी काबीना का इजलास हुआ और उसमें अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि जैसे चाहे वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सूरत हाल हो, जो नंबर्स बताए गए कल सरकार की तरफ से भी कि 32 से 40% तक इजाफा हुआ है बच्चों को तशद्दुद का या रेप का, उन्हें शिकार बनाया जा रहा है रेप करके, या फिर कई खवातीन का बच्चों का कत्ल हो रहा है। तो वो तमाम केसेस हैं जो अनरिपोर्टेड हैं। सरकार के फिगर्स, ये जो आदाद-ओ-शुमार है कई बार सामने नहीं आते। लेकिन बढ़ते रेप मामलों के बाद काबीना का अहम फैसला, जहां पर 1023 फास्ट ट्रैक अदालतों को जारी रखने की मंजूरी सरकार की तरफ से दे दी गई है और इसके अलावा 389 पॉस्को की जो खुसूसी कोर्ट्स हैं ये अदालतें भी इनमें शामिल हैं। कुल मिलाकर 31 में से 28 रियासतों में स्कीम जारी रहेगी। मरकजी सरकार की तरफ से यह कहा गया है, क्योंकि इसके तहत सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि 31 में से अलग अलग जो 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है वहां पर सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि मगरबी बंगाल का नाम लेकर बताया गया कि स्कीम अभी तक शुरू नहीं हुई, लेकिन कुल मिलाकर सरकार के मुताबिक कि वो पूरी उम्मीद है 1 अप्रैल 2021 से मार्च 31 2023 तक सरकार की तरफ से कुल मिलाकर जो पैसा खर्च किया गया खुसूसी अदालतों के लिए भी 1572.8
86 करोड़ रुपए और 971.70 करोड़ रुपए जो मरकजी सरकार का शेयर है, और इसमें सरकार की तरफ से स्टेट्स का जो शेयर रहा है मरकज का 971.70 और स्टेट्स का शेयर जो रहा है 601.16। सरकार के बयान के मुताबिक खुसूसी अदालतें, चाहे वो पॉस्को के तहत हो या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, उनके अंदर अलग अलग स्टेट्स और यूटीज के अंदर काम चल रहा और जिन पर सरकारी आदादोशुमार जो जारी किए गए, जो जवाब दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में काबीना की मीटिंग के बाद कि 1572.86 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सरकार ने ताकि इन अदालतों का कामकाज अब भी जारी रहे। तो 2023 का 31 मार्च तक का अब तक का जो सरकार का यानी 2 सालों का आगे का लाएमल है वो तैयार कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, बात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से करते हैं, चूंकि अहम मामला जो ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी काफी ज्यादा गूंजा है, जिस पर आज अदालत के अंदर समाअत होने जा रही है। रहमत जी बिल्कुल, 9 अर्जियां हैं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं और 9 अर्जियां दाखिल करके सीधे तौर पर जो मुतालबा किया गया है या जो अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट से वो ये कि अदालत सरकार से वजाहत तलब करे पेगासस मामले पर, स्पाईवेयर के इस्तेमाल के मामले पर सरकार ने क्यों इस्तेमाल किया, किन किन लोगों पर इस्तेमाल किया, कब कब इस्तेमाल किया, इस हवाले से तफसीलात तलब करने की बाज़ाब्ता तौर पर अपील की गई है। 9 अर्जियों को एक साथ जमा करके बाज़ाब्ता तौर पर आज इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना की सदारत वाली बेंच के सामने समाअत होनी है और इस समाअत में सीधे तौर पर जो अर्जियों में मुतालबा किया गया या जो अपील की गई है वो ये है कि सरकार इस पर जवाब दे कि आखिर उन्होंने कब और क्यों स्पाईवेयर यानी जासूसी वाला ये सॉफ्टवेयर जो इसराइल की एक एजेंसी है, इसराइल की सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने तैयार किया है, सरकार ने इसको कब क्यों इस्तेमाल किया। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत है और सरकार ने पहले ही इनकार किया हुआ है कि हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की, हमने ऐसी कोई जासूसी नहीं की। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले जो हमने पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुसलसल हंगामे की नजर जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेगासस जासूसी का जो मामला हालिया दिनों में रोशनी में आया है, उसके बाद से अपोजिशन ने इसे बड़े मसले के तौर पर और जाती सिक्योरिटी के साथ साथ मुल्क की सिक्योरिटी से जोड़ करके एक बड़ा मसला बनाने की कोशिश की है और इस कोशिश में कामयाबी यह मिली कि उन्होंने ऐवान को अब तक के चलने नहीं दिया, सरकार को घेरने पर मजबूर किया है। लेकिन सरकार बहुत ही खामोशी से एक लफ्ज कहती है कि हमने इस्तेमाल इसका नहीं किया है, पूरी बहस के लिए नहीं पार्लियामेंट में तैयार है, नहीं पार्लियामेंट के बाहर। लेकिन इस मामले में चूंकि कई जर्नलिस्टों के हवाले से भी खबरें आई कि कई जर्नलिस्टों के मोबाइल भी कहीं ना कहीं उसकी जासूसी की गई, टेपिंग की गई, तो इस हवाले से कई अर्जियां, खासतौर से अभी जो हमें रिपोर्ट मिल पा रही है कि 9 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं और 9 अर्जियों में सीधे तौर पर जो अपील की गई है वो ये कि सरकार से इस पर जवाब तलब किया जाए और दूसरा ये कि सरकार के इस पूरे मामले के या जासूसी के पेगासस के इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बाकायदा तौर पर एक जांच कमेटी बैठाई जाए और जांच के अमल को शुरू किया जाए ताकि पता चले कि स्पाईवेयर के जरिए पेगासस का ये पूरा मामला, इसके पीछे का सच क्या है और सरकार ने कब इस्तेमाल किया भी या नहीं दिया, या पूरी तस्वीर आम आवाम के साथ और उन तमाम लीडरान के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जिनके नाम इस पूरे जासूसी कांड में आए हैं, उनके सामने आ जाए कि सच्ची तस्वीर इसके पीछे क्या है। इसलिए आज का दिन बहुत ही अहम है। सुप्रीम कोर्ट से मुमकिन है कि बड़ा फैसला एन वी रमन्ना जिनने पहले ही जितने भी अर्जियां रहमत आपको बता रहे थे 9 के करीब उनको कबूल करते हुए इस पर समाअत का दिन तय किया था और आज 5 अगस्त का काफी अहम दिन, दोपहर तक हमारी नजर रहेगी इस खबर पर, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपको बताते रहेंगे। लेकिन इससे पहले की बात हम ट्विटर की करें, आपको अच्छी खबर भी सुनाएं। रहमत ओलंपिक्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम जो है मर्दों की टीम ने जर्मनी को हरा दिया है और इस तरीके से 5-4 से यानी 1 गोल के फर्क से भारत जीता है और ब्रॉन्ज मेडल एक और आया है भारत के। जी बिल्कुल, कल हॉकी की टीम गुज़श्ता रोज हमने जो देखा था, खवातीन हॉकी की टीम ने जो जिस तरह से शिकस्त का सामना किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो बहुत ही मजबूती के साथ बंधी थी वो उम्मीद टूटी थी और कुछ हद तक टूटी थी। लेकिन आज एक अच्छी खबर मिली क्योंकि हिंदुस्तान के कई खिलाड़ी गुज़श्ता 2 से 3 दिन देखे तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हिंदुस्तान के लिए जीता है। तो इस वक्त एक अच्छी खबर मिल रही है कि हिंदुस्तान की हॉकी की टीम ने बाकायदा तौर पर ब्रॉन्ज मेडल अपने मुल्क के लिए जीता है। ये एक बड़ी कामयाबी है हॉकी में, ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की तरफ से इस बार जिस जोश और खरोश के साथ नुमाइंदगी हो रही है या हिंदुस्तान की आवाम बढ़ चढ़ कर साथ दे रही है अपने खिलाड़ियों को, जिस तरह से चीयर फॉर इंडिया के लिए ट्रेंड किया गया या उसकी मुहिम चलाई गई और जिस अंदाज में सपोर्ट किया गया इससे पहले नहीं। यही वजह है कि आम आवाम की दिलचस्पी भी टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, क्या ला रहे हैं, इस पर बनी हुई है, इससे बढ़ी है। यही वजह है कि हम बार बार आपको बताते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है और इस वक्त एक बड़ी खबर आई कि हिंदुस्तान को एक और मेडल मिल गया है। बिल्कुल, ये चौथा मेडल है कुल मिलाकर। उम्मीद अभी और भी की जा रही है कि कुछ अभी और भी फाइनल तक राउंड्स में कुछ इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिन लोगों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी वो भी पहुंचे और खवातीन का मुकाबला भी कल है और वहां पर भी ब्रॉन्ज की उम्मीद की जा रही है। बढ़ते आगे, बात अब
ट्विटर के हवाले से करते हैं, चूंकि सरकार और ट्विटर के दरमियान जो तकरार था या जो टकराव शुरू हुआ था वो काफी हद तक जारी है। सरकार ने ऐवान के अंदर जवाब देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से यह कहा गया कि टैग एक लगाकर ट्विटर ने कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी उस वक्त की जब उसकी तरफ से बाकायदा एक ट्वीट जो कि उनकी पार्टी के रुकन की तरफ से किया गया था या तर्जुमान थे, तो उसके बाद उस पर एक खुसूसी टैग लगाना जो कि इस बात की निशानदेही करता है या तस्दीक करता है कि जो कुछ ट्विटर की तरफ से किया गया है वो आईटी रूल्स के खिलाफ है। और सरकार ने यह भी कह दिया है कि जो टैग ट्विटर की तरफ से लगाया गया है वो साफ तौर पर खिलाफ वर्जी इसलिए भी है चूंकि हिंदुस्तान के अंदर आईटी वजारत के जो नए कवायद ज़वाबित हैं या जो कवानीन बनाए गए हैं, नए रूल्स फ्रेम किए गए हैं, उसमें भी दूर दूर तक आपको कहीं भी इसका नामो निशान तक नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब साफ ये हुआ कि ट्विटर की तरफ से जो मैनिपुलेटेड टैग का इस्तेमाल किया गया था ट्विटर पर, जिसका सहारा लेकर उनके पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश हुई थी ऐवान के अंदर, उसको कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी सरकार की तरफ से जो है करार दिया गया। आईटी वजारत की तरफ से ऐवान के अंदर एक सवाल जो पूछा गया था हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से, उस पर जवाब देते हुए सरकार की तरफ से ट्विटर को एक बार फिर उस पॉलिसी की तनकीद की गई जिसके तहत टैग लगाया गया था मैनिपुलेटेड टैग का इस्तेमाल करके। बढ़ते हैं आगे, बात अब सरकार की स्कीमों के हवाले से हो रही थी, तो फटाफट से आपको बताएं कि कोविड के दौरान जो मुतासरा बच्चे थे या यतीम हुए बच्चे हैं या दोनों में से पेरेंट्स में से एक वालिद या वालिदा या अगर दोनों का इंतकाल हुआ तो उनके लिए सरकार ने पहले पीएम केयर फंड से उनको खुसूसी इमदाद के लिए ऐलान किया था बच्चों के लिए, और उनकी तालीम का खर्च उठाने की भी सरकार ने बात की थी। लेकिन अब यतीम बच्चों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इंश्योरेंस देने का सरकार ने ऐलान किया। 18 साल तक के बच्चों को इस स्कीम में सरकार के मुताबिक शामिल किया जाएगा और कुल मिलाकर हुकूमत के मुताबिक कि वेबसाइट पर भी ये जानकारी, तमाम डिटेल्स आपको मिलेंगी जो लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे। और हर रियासत और हर यूटी के अंदर चीफ सेक्रेटरीज को कह दिया गया है कि वो डिप्टी कमिश्नर्स को इस हवाले से इतला दें ताकि डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने अजला की डिटेल्स या जितनी भी तफसीलात हैं बच्चों के हवाले से जो यतीम हुए कोविड-19 के दौरान, उनके नाम का इंश्योरेंस सरकार फौरी तौर शुरू कर सके। 5 लाख तक का मुफ्त इंश्योरेंस सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया है। ये सिर्फ 1.5 साल के इस तवील अरसे के दौरान जो बच्चे यतीम हुए हैं उनके लिए है। और फ्री हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि 18 साल तक जिन बच्चों की उम्र है उनको भी सिर्फ उन्हीं को इस स्कीम में शामिल किया जाएगा सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस में एक साथ कोरोना वायरस में जिस तरह से एक बड़ी तबाही देखने को मिली है उसमें यतीम बच्चों को लेकर के सरकार ने एक बड़ी बेदारी का इजहार किया, मुजाहरा किया है और इस बेदारी के नतीजे में अब 5 लाख के इंश्योरेंस का ऐलान किया गया है। ये इंतहाई अहम कदम है। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। और पार्लियामेंट के हवाले से हमने आपको पहले बताया था कि पेगासस मामले में एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है, वहीं पेगासस मामले में रोजाना ऐवान के अंदर समाअत चल रही है। उस समाअत को हम हंगामा कहते हैं, शोर शराबा कहते हैं। और आज ऐवान में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी हंगामा आराई के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन ने एक आवाज में सीधे तौर पर, चाहे वो राज्यसभा के चेयरमैन हो या लोकसभा के स्पीकर, और सबको कह दिया है कि पहले अपोजिशन की जो ख्वाहिश है, अपोजिशन जो चाहता है वो ये चाहता है कि अपोजिशन पेगासस जासूसी मामले पर सरकार को सफाई पेश करने के लिए खड़ा किया जाए। सरकार पहले इस मामले पर समाअत करे, इस मामले पर बहस करे, उसके बाद ही किसी और मुद्दे पर। हालांकि राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने अपोजिशन के लीडरान से मुलाकात करके उन्हें कहा था कि हम किसान के हवाले से जो ज़रूरी कवानीन है या किसान का मुद्दा है उस पर बात करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपोजिशन की जानिब से एक आवाज में कहा गया कि पहले हमें पेगासस जासूसी मामले पर समाअत करनी है, बहस करनी है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है और इस बड़े मुद्दे पर सबसे पहले बहस होनी चाहिए। इस बीच कल गुज़श्ता रोज जो हंगामा हुआ था उसमें तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी थे, अरकान पार्लियामेंट से, उस पर कार्रवाई हुई और 2 बजे तक की कार्रवाई से उन्हें बाहर रखा गया, यानी उस पर आरसी पाबंदी लगाई गई थी। इस मामले पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार किसानों के मामले पर अपोजिशन के साथ बहस को तैयार है, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि किसान के मुद्दे अब सेकेंडरी हैं। पहला जो मुद्दा हिंदुस्तान के सामने है वो सिर्फ और सिर्फ पेगासस जासूसी मामला है। इसलिए सरकार को चाहिए कि पहले पेगासस जासूसी मामले पर सरकार सफाई दे, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, एक रुकन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का मामला है, एक मुल्क के फर्द के यानी एक मुल्क के शहरी की सिक्योरिटी का मामला है, जाती सिक्योरिटी का मामला है, उस प्राइवेसी का मामला है, उस निजता का मामला है जिसको लेकर हर शख्स बेदार रहता है कि उसकी प्राइवेसी कहीं पब्लिक में ना आ जाए।
इसलिए अगर पेगासस के जरिए सरकार ने जासूसी कराई है, सॉफ्टवेयर का, स्पाईवेयर का इस्तेमाल करवाया है, तो सरकार इस पर बहस कराए, इस पर सफाई दे और इस पर पूरी तस्वीर आम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, रुकन पार्लियामेंट हैं, उनके सामने पेश करे और रुकन पार्लियामेंट जो है अपोजिशन के, उनके सवालों का सरकार पहले जवाब दे, फिर दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे और उस पर किसान के मुद्दे पर आएंगे। अब किसानों के मुद्दे से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा मुल्क के अपोजिशन के सामने या मुल्क के लीडरान के, अपोजिशन के लीडरान के सामने पेगासस जासूसी का मामला हो गया है। यही वजह है कि जब राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से पेशकश की गई कि हम कल ऐसा करते हैं कि किसान मुद्दे पर बात कर लेते हैं पहले पहल, तो सीधे अपोजिशन की तरफ से इनकार किया गया और कहा गया कि हम अभी अपोजिशन की तरफ से एक आवाज में आपको कह रहे हैं कि हम किसान के मुद्दे पर पहले बात नहीं करेंगे, पहले पेगासस जासूसी के मामले पर बात करेंगे, उसके बाद किसान के मुद्दे पर बात करेंगे। जैसे चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अब जम्मू कश्मीर के हवाले से करते हैं, लेकिन इसका कनेक्शन भी दिल्ली से है, चूंकि कांग्रेस के सीनियर रहनुमा, साबिक सदर और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं और इस दौरे के दौरान सिर्फ वो श्रीनगर में उनकी पार्टी कारकुनान से मुलाकात होनी है। 9 अगस्त को पार्टी लीडरों से मुलाकात होगी और माना जा रहा है कि कुछ और वफूद भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं 9 अगस्त को। इस बीच आपको बताएं कि श्रीनगर पहुंचने से पहले उनकी तरफ से जो प्लान तरतीब दिया गया था वो केरला उन्होंने जाना था, लेकिन किसी वजह से दौरा मंसूख हुआ और उसके बाद श्रीनगर जाने की तैयारी राहुल गांधी ने कर ली है। पार्टी की तरफ से श्रीनगर से जो खबरें हमें मौसूल हुई हैं वहां पर बड़े पैमाने पर तैयारियां कर ली गई हैं। हो सकता है कि कुछ दीगर स्टेक होल्डर से भी राहुल गांधी मुलाकात करें, लेकिन असल मकसद इसका माना जा रहा है कि हदबंदी से कबल और असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही है, राहुल गांधी उस सिलसिले में अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात का बिगुल बजाने हैं वो श्रीनगर से शुरुआत करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी एक मुद्दत बाद यानी 2019 5 अगस्त 2019 का जो पूरा वाकया, आज का तारीखी दिन जो पेश आया था, उसके बाद अपोजिशन लीडरान के साथ जाने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया था। अब एक मौका मिला है हालात की साझगारी के बाद कि राहुल गांधी 9 तारीख को कश्मीर आ रहे हैं, श्रीनगर पहुंच रहे हैं और वहां पार्टी लीडरान से यानी कि कांग्रेस के लीडरान से मुलाकात करेंगे। कुछ और दीगर वफूद के साथ मुलाकात मतवक्को है, लेकिन इस बीच जो खबरें मिल रही है कि राहुल गांधी ने केरला का दौरा मनसूख करके ये दौरा इसीलिए तय किया है क्योंकि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां बड़े पैमाने पर तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है मरकज में। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने तरफ से कमर कसने का आगाज कर दिया है और राहुल गांधी सबसे पहले श्रीनगर पहुंचते हुए 9 तारीख को नजर आएंगे और वहां पार्टी लीडरान से पहुंच करके मुलाकात करेंगे। ग्राउंड जीरो की सिचुएशन क्या है, पार्टी कहां खड़ी है जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस का क्या वजूद है, कांग्रेस की सरगर्मियां क्या है, कांग्रेस आगे क्या कुछ करना चाहती है और कांग्रेस क्या कर सकती है, इन तमाम हवालों से बाकायदा तौर पर राहुल गांधी की मुलाकात उनके लीडरान के साथ और बात होगी और ग्राउंड जीरो की सिचुएशन को समझने की कोशिश होगी। मुमकिन है जो जराए से आजाद जराए से खबरें वायरल हो रही हैं कि इस बीच फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात मतवक्को है, ऐसी खबरें जो आजाद जराए से हम इसको कंफर्म नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी का जो बुनियादी दौरे का मकसद बताया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के हवाले से उनकी सरगर्मियों का जायजा लेना, ग्राउंड जीरो पे श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर अभी सियासी सिचुएशन क्या कुछ है और क्या कुछ सच्ची तस्वीर है वहां की, वो खुद जानना चाह रहे थे और पार्टी कहां खड़ी है ये भी जानने के लिए 9 तारीख को राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचेंगे और मुमकिन है कि कई दीगर वफूद के साथ भी राहुल गांधी मुलाकात करें और अपने पार्टी के ग्राउंड जीरो की सिचुएशन को समझें और पार्टी की सरगर्मियों का जायजा ले श्रीनगर में बैठकर। ये अपने आप में इत्तेफाक होगा, राहुल गांधी एक बड़े अहम मिशन के साथ श्रीनगर पहुंच रहे हैं, ऐसा पहली बार होने को जा रहा है। चलिए जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो अब आपको सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी कुछ अपडेट्स बताते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐवान के अंदर भी जवाब दिया गया है और मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जम्मू कश्मीर के मुतालिक पूछे गए सवाल पर जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग मिलिटेंट ऑपरेशंस के दौरान पिछले 3 वर्षों के दौरान क्या कुछ हुआ, कितने मिलिटेंट्स मरे, कितने कमांडर्स थे और कितना सिक्योरिटी फोर्सेज को नुकसान हुआ, इस हवाले से जो तफसीली रिपोर्ट है वो ऐवान के सामने रखी है। और गुज़श्ता 3 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में 630 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने कहा कि मई 2018 से जून 2021 तक जम्मू कश्मीर में 400 अलग अलग एनकाउंटर्स हुए, जिनमें 85 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस को इन हिस्सों के अंदर नुकसान उठाना पड़ा। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह की तरफ से सवाल पूछा गया था और इसके जवाब में मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से कहा गया कि मिलिटेंटों का मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर ऑपरेशन हुए, बहुत हद तक मिलिटेंसी कई इलाकों के अंदर खत्म करने में सिक्योरिटी एजेंसियां मुश्तरका जो ऑपरेशन चले कामयाब रही हैं। इस बीच बताया गया कि खासतौर से सरहद के उस पार से जो दरअंदाजी हो रही थी, बहुत हद तक उस पर भी लगाम लगी है। साथ ही ये भी बताया कि 3 वर्षों में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान 400 अलग अलग एनकाउंटर्स हुए, 85 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए और
30 मिलिटेंट को हलाक किया गया इन एनकाउंटर्स के दौरान। इनमें मकामी गैर मकामी दोनों शामिल थे, ये डेटा भी सामने रखा गया है। साथ ही हुकूमत ने मिलिटेंटों के खिलाफ जो सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ये भी बताया। इसको दोहराते हुए कहा कि ये पॉलिसी अपनाई है और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खात्मे के लिए तमाम तर मुमकिन इकदाम सरकार उठा रही है। सिविल इंतजामिया के साथ साथ सिक्योरिटी इदारे भी इस वक्त काम कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि इसके लिए मुतअद्दिद इकदाम उठाए गए हैं, जिनमें सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल को मजबूत बनाने के हवाले से या मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना शामिल हो। ये तमाम मामलात इसमें शामिल है, ये भी सरकार की तरफ से साफ किया गया। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि मरकजी वजारत है उसके कई इकदाम है और जो सिक्योरिटी उन अफराद पर भी नजर बनाए हुए हैं जो मिलिटेंटों की मदद करते हैं, यानी जिन्हें आप OGWs या बलाई वर्कर कहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसलिए सरकार की तरफ से न सिर्फ वजारत बल्कि जो मुख्तलिफ एजेंसियां जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही हैं काफी हद तक वो भी सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद बेहतर या मुस्तहकम बनाने में कामयाब हुई हैं, जिसका ये नतीजा है कि अब तक 400 मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में पिछले 3 वर्षों के दौरान 600 से ज्यादा मिलिटेंटों को हलाक किया जा चुका है। जी बिल्कुल, तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पूरी तफसीलात सामने रख दी गई है कि गुज़श्ता 3 सालों में 400 मकामात पर इनकाउंटर हुए और 600 से ज़्यादा मिलिटेंटों को हलाक करने में कामयाबी मिली है। ये सिक्योरिटी से हवाले से, मिलिटेंटों के हवाले से एंटी मिलिटेंट जो कार्रवाई चल रही है उसमें बड़ी कामयाबी मिलती हुई है और उसकी पूरी तस्वीर हमने आपके सामने रखी। लेकिन एक दूसरी एजेंसी भी है जो बहुत ही सरगर्म है, उसे हम NIA कहते हैं। NIA जहाँ 5 मकामात पर छापामार कार्रवाई कर रही है और इसमें 3 मकामात जम्मू कश्मीर के हैं और 2 कर्नाटक के हैं। ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले में करीब 4 लोगों की अब तक की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है और खबर यह मिल रही है कि इस पूरे मामले के पीछे की जो वजह है वो सीधे तौर पर दहशतगर्दी के मुखालिफ या दहशतगर्दी के मामले को आगे बढ़ाने या प्रोपेगेंडा को लेकर के ISI के प्रोपेगेंडे को फैलाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए इस बुनियाद पर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इस गिरफ्तारी में जो बताया जा रहा है कि बाप बेटा भी गिरफ्तार हुआ है। कश्मीर से 3 मकामात पर कश्मीर में छापामार कार्रवाई की गई है और 2 मकामात कर्नाटक के हैं, बेंगलुरु मंगलुरु दोनों जगह पर छापामार कार्रवाई की गई है। इसमें कई मुकदमात, कई दफात ऐसे हैं NIA ने जिनके हवाले से बाकायदा तौर पर सर्च ऑपरेशन किया है, छापामार कार्रवाई की और इसमें अब तक के 4 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है। बताया जा रहा है कि ISI के सपोर्ट में बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही थी, चाहे वो टेलीग्राम के जरिए हो, इंस्टाग्राम के जरिए हो या फिर दीगर सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, उन तमाम साइट्स का सहारा लेकर के ISI और टेररिज्म को फरोग देने के लिए उसके ISI के टेररिज्म के टेररिस्ट ग्रुप जो हैं उस ग्रुप के प्रोपेगेंडे के काम ये तमाम लोग कर रहे थे। इसी मामले में बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करके छापामार कार्रवाई की गई है और छापामार कार्रवाई में अब तक की जो खबर मिल पाई है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वादी कश्मीर से भी गिरफ्तारी अमल में आई है और बेंगलुरु में भी यानी कर्नाटक में भी छापामार कार्रवाई की जा रही है। तो ये NIA की कार्रवाई गुज़श्ता कई दिनों से हम श्रीनगर जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं और एक बार फिर से यह सिलसिला कश्मीर में चलता हुआ 3 मकामात पर छापामार कार्रवाई। जी आसिफ, बिल्कुल, कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई की बात हो रही है तो ISIS का मॉड्यूल अलग अलग हिस्सों के अंदर काम कर रहा था और कुछ गिरफ्तारियां पहले ही थी। सोमो मोटो केस था जो स्पोक्स पर्सन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से। इस सिलसिले में केस आगे बढ़ा है और 4 गिरफ्तारियां बेंगलुरु से, कर्नाटक से लेकर जम्मू कश्मीर तक हुई हैं और शुमाली कश्मीर से बाप बेटे को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर यह इल्जाम है कि वो बालाई वर्कर की हैसियत से काम करते थे कश्मीर के अंदर एक मिलिटेंट तंजीम के साथ। बढ़ते हैं आगे, जब NIA की बात हो रही है, एक और तहकीकाती एजेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर सरगर्म है जिसे आप ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं और ये वो कार्रवाइयां अंजाम देती है जहां पर कहीं बदनवानी के मामला इंतजामिया के नोटिस में आते हैं। तो इसी सिलसिले में अब कहवा ग्रुप केस में बैंक के ओहदेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एजेंसी ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट की दाखिल की गई है एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से। उसमें यह भी जानकारी दी गई है कि कहवा ग्रुप का जो केस था जिसमें FIR नंबर 3/2019 जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर अनंतनाग के अंदर जो एंटी करप्शन ब्यूरो के का ये जो केस आगे बढ़ा है, इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के अंदर ऑलरेडी केस चल रहा था। बताया जाता है कि फ्रॉड किया गया था, चीटिंग की गई थी और बैंक लोन लेने के बाद जो बैंक हुकाम के साथ जो तय एग्रीमेंट था या जो कुछ लवाजमात पूरी करके आप जिस तरीके से लोन लेते हैं और उसके बाद आपको पूरा करना होता कुछ शराइत के साथ, उन शराइत को नाकाम उनको पूरा करने में
नाकाम रहे पूरी तरीके से ये लोग, और उसके बाद कहवा ग्रुप के कुछ जिम्मेदारों, इस ग्रुप के केस में एसीबी की तरफ से बैंक ऑफिशियल्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और तहकीकात मजीद आगे बढ़ी है। और जराया से मिली जानकारी के मुताबिक कि कई लोगों को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाने की पादाश में गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट जिसमें यूएस 173 सीआरपीसी के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, बताया जाता है कि बैंक ऑफिशियल एजाज अहमद शेख, उस वक्त के जो इंचार्ज क्रेडिट थे जम्मू कश्मीर बैंक के, बिजनेस यूनिट हरी सिंह हाई स्ट्रीट श्रीनगर के, उनको भी सरकार की तरफ से जो एसीबी की तरफ से जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है स्पेशल जज के सामने एंटी करप्शन ब्यूरो के, तो उसमें बताया गया है कि यहां पर भी गिरफ्तारियां और साउथ कश्मीर के अंदर कुछ मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस केस में, जिनका नाम अभी तक जाहिर नहीं किया गया, लेकिन कहवा ग्रुप के तार बहुत दूर तक जुड़े हैं। जो इंतजामिया का मानना है एंटी करप्शन ब्यूरो की चार्जशीट के अंदर भी कुछ लोगों के मजीद नाम लिए बगैर ही ये जिक्र जरूर किया गया है गिरफ्तारियां मजीद तेज हो सकती हैं। आपको जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से अपडेट बताते चले। आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रहेगी और बंद रहने का आज जो रीजन है या वजह है वो सिर्फ कौमी शाहराह के ऊपर जो मुरम्मती काम तय शेड्यूल के मुताबिक चलता है, इसलिए गाड़ियों को चलने की इजाजत फिलहाल सिर्फ इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो तो चलती रहेंगी, लेकिन नेशनल हाईवे पर जो माल बरदार या मुसाफिरों से भरी बसें श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर जाती हैं, छोटी गाड़ियां, वो नहीं जाएंगी। इस बीच आपको बताएं कि इस शाहराह के ऊपर एक और अच्छी खबर यह है कि सरकार की तरफ से बनिहाल काजीगुंड टनल को गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है और मुरम्मती काम के लिए एक तरफ शाहराह जहां बंद है तो दूसरी तरफ तस्वीरें ये कल की, क्योंकि टनल को खोलने से काफी हद तक राहत मिली है। तकरीबन 16 किलोमीटर का ये जो तवील सफर था या खराब मौसमी सूरत हाल के बीच में बहुत परेशानी रहती थी मुसाफिरों को, इसलिए उस परेशानी को बहुत हद तक महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से और हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या मरकजी सरकार के इकदाम हो, उसके मुमकिन इकदाम जो उठाए गए, उसकी वजह से बनिहाल काजीगुंड को इस टनल को वक्त से पहले ही ओपन करना पड़ा। और इसके बाद फौरी तौर पर मरकजी वजीर का बयान भी आया जिन्होंने इसे एक संग मील करार दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से भी इस इकदाम की, क्योंकि तय डेडलाइन से पहले ही इंतजामिया की तरफ से इस टनल को खोल दिया गया। इससे 16 किलोमीटर का जो सफर है वो कम हुआ है और दूसरी तरफ खराब मौसम हो या किसी तरीके से भी आपको परेशानी जो कौमी शाहराह के ऊपर आती थी वो काफी हद तक दूर होते हुए बनिहाल से जम्मू सूबे से कश्मीर वादी के अंदर काजीगुंड तक आपको दाखिले में बहुत आसानी होगी, जिसके लिए इस टनल को फिलहाल खोल दिया गया है। और बहुत वक्त से कोशिशें चल रही थी, माना यह भी जा रहा था कि शायद वज़ीर आज़म इसका इफ्तिताह करेंगे, लेकिन हालत ऐसी हुई या खराब मौसमी सूरत हाल के बीच जो मुल्क के अंदर हालत बनी कोविड-19 की वजह से, उन हालात ने इजाजत नहीं दी किसी बड़ी तकरीब की। फिलहाल अच्छी खबर ये एक तरफ कि कौमी शाहराह आज जरूर बंद है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से एक बड़ा ऐलान या बड़ा फैसला, और अपने आप में ये तारीखी फैसला इसलिए है क्योंकि कौमी शाहराह के ऊपर न सिर्फ सड़क हादसात होते हैं, हजारों लोगों की जानें खत्म हुई हैं इस पूरे स्ट्रेच के अंदर, अब वो बहुत हद तक हो सकता है कि कम हो जाए चूंकि परेशानी एक दूर हो गई है। बढ़ते हैं आगे, बात अब जम्मू कश्मीर में महकमा पीडीडी के हवाले से करते हैं, क्योंकि जहां तक महकमा पीडीडी का ताल्लुक है तो हम लगातार आपको कुछ ना कुछ ऐसी रिपोर्ट्स बताते रहते थे जहां पर अलग अलग किस्म की परेशानियां जम्मू कश्मीर के अंदर आती रही हैं, महकमे पर सवाल उठते रहे। लेकिन महकमा पीडीडी पर अब जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर जहां पहले ही सवाल थे, अब नीति आयोग की रिपोर्ट में भी कारकर्दगी पर सवाल उठे हैं। बिलिंग के मामले में महकमा पूरी तरह नाकाम है, सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है, जिस पर रिपोर्ट में सवाल बहुत हद तक उठाए गए हैं। और दूसरी बात, यूनियन टेरिटरी में के अंदर प्रीपेड जो मीटर्स हैं उनका इस्तेमाल करने पर नीति आयोग की इस रिपोर्ट में जोर दिया गया है। खास बात यह है कि जहां पर जो आपको याद होगा कि 1 साल के बाद नीति आयोग की रिपोर्ट हर डिपार्टमेंट के ऊपर, हर स्टेट और हर यूटी में सामने आती है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जल शक्ति महकमा हो, महकमा पीडीडी हो, दीगर महकमे हो जिनके जिम्मे सड़कों का काम है, ड्रेनेज का काम जिन्हें सौंपा गया है, वो तमाम लोग कैसे काम करते हैं इसकी डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के बाद सरकार सामने रखती है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि इस वक्त जो पीडीडी की कारकर्दगी है उस पर बहुत ज्यादा सवाल खाली यूनियन टेरिटरी के अंदर अब नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी के बाहर से भी उठे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में इस तरह का खुलासा होना मतलब पीडीडी महकमा कितनी ही बिजली की पैदावार बेहतर करने के लिए या एस्कॉम ने जो अभी तक काम किया है जम्मू कश्मीर के अंदर उस पर पीठ थपथपा ले, लेकिन जो नेशनल लेवल की रिपोर्ट सामने आई है उसने एक बार फिर पोल खोलकर रख दी है। बिलिंग एफिशिएंसी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वो 61% के आसपास है, और आज के वक्त में भी जहां पर मुख्तलिफ महकमों के अंदर आप
दो बार हम आपके सामने रिपोर्ट भी रख चुके हैं, जो सिर्फ बताने का ये मकसद था कि महकमे की तरफ से आम सारिफ अगर किसी को बिजली का 1 या 2 दिन के अंदर वो अगर तय डेडलाइन के मुताबिक या गाइडलाइंस के मुताबिक बिल नहीं देता तो कस्टमर्स पर कैसे महकमा बरस पड़ता है। लेकिन अलग अलग महकमे किस तरीके से बिजली महकमे के मकरूज हैं, उस पर सवाल पहले जम्मू कश्मीर के अंदर उठ रहे थे, मगर अब जो पूरा निजाम चल रहा है उसकी नाकामी का खुलासा पीडीडी के जो कारकर्दगी आज के वक्त में है नीति आयोग की रिपोर्ट में हुए। कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं हिलाल हंजूरी, बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। मौजूदा वक्त में पीडीडी पर सवाल उठना और मरकज से सवाल उठना, नीति आयोग की रिपोर्ट में सवाल उठना, ये कितना सही है उस वक्त जब बिजली की पैदावार, बिजली के निजाम को बेहतर बनाना और सार्फिन को राहत पहुंचाने का बार बार दावा हुआ है पिछले 1.5-2 सालों के दौरान यूनियन टेरिटरी के अंदर। बिल्कुल आसिफ, चूंकि 5 अगस्त के फैसले के आज 2 बरस भी हो रहे हैं जी, और उसके बाद जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ बात कही गई थी और काम करने की बात कही गई थी, तो नीति आयोग की ये रिपोर्ट उसकी अक्कासी करता है। क्योंकि नीति आयोग की जो ये रिपोर्ट आई है जिसमें एक तो बिलिंग एफिशिएंसी का जिक्र किया गया और कलेक्शन एफिशिएंसी का जिक्र किया गया। बिलिंग एफिशिएंसी से मुराद यही है कि जितनी भी बिजली आप जम्मू कश्मीर के अंदर दे रहे हैं तो उसका सिर्फ 61% जो अमाउंट है या जो उसकी लागत है वो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में नजर आ रहा है। बाकी माना जो रकम है या बाकी माना जो बिजली है उसका कोई नामो निशान नहीं है। इसका मतलब है कि वो बिजली चोरी होती है या वो रजिस्टर्ड नहीं है या गैर रजिस्टर्ड सार्फिन को फराहम की जाती है। नंबर 1। नंबर 2 इसका यह है कि जो कलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए था, यानी जो आप 61% बिजली आपने दिखाई है, जो आपने बिलिंग दिखाई है कि 61% हो रही है, तो उसका कलेक्शन कितना हो रहा है? उसका 80% कलेक्शन हो रहा है, 20% कलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन 20% कहां पर हम देख रहे हैं कि आम सार्फिन तकरीबन 95% सार्फिन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बिलिंग कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, और क्योंकि उनका ज्यादा अमाउंट नहीं होता है इस वजह से वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होते हैं, तो उन्हें वो बराबर अपने माहाना बिल जो है पेश करते हैं और अदा करते हैं। अब ये रकम कहां पर है? जो 20% का यहाँ पर फर्क है, ये सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर है, ये सिक्योरिटी विंग्स के अंदर है। इससे पहले भी आपने गुलिस्तान न्यूज के अंदर जो नशरियात चलाई है, 450 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी रेट दाखिला बाजार के अंदर है, जो अभी भी अनपेड हमने उसकी बिलिंग नहीं की है। हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, बाकी डिपार्टमेंट्स हो, यहां तक कि खुद पीडीडी डिपार्टमेंट हो, जिनकी भी वाजिबुल अदा है अभी बिलें, इन्होंने भी वो अभी पूरा नहीं किया है। तो वजह यही है कि पूरे कंट्री के अंदर दोनों सूरतों में, एक तो बिलिंग को लेकर और कलेक्शन को लेकर हमारी परफॉर्मेंस 0 रही है, और 1 नंबर पर हम हैं कि हम इस हवाले से कोई कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका ट्रीटमेंट भी बताया गया है, अब इसका इलाज भी बताया गया है कि कहां पर है। जो बिलिंग में आप बता रहे हैं कि सिर्फ 61% जम्मू कश्मीर के अंदर बिलिंग हो रही है, और उसका यही बताया गया है कि जो प्रीपेड मीटर्स हैं उनको इंस्टॉल किया जाए। बहुत वक्त से जम्मू कश्मीर के अंदर हम भी सुन रहे हैं कि प्रीपेड मीटर्स को इंस्टॉल किया जाएगा और उसके बाद उसी मीटर के मुताबिक सार्फिन को बिजली फराहम की जाएगी। साल 2016 से ही हम सुनते आए हैं, लेकिन अभी तक ज्यादा इसको कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही है। और भी तरीके थे ये जो पावर लॉसेस को कंट्रोल करने के या पावर थेफ्ट को कंट्रोल करने के, लेकिन महकमे में ही वो जान नहीं है, महकमे में वो ईमान नहीं है कि वो इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीडी या पीडीसी एक रेवेन्यू एसेट बन जाए और यहां से जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी हालत को भी किसी हद तक बेहतर बनाया जा सके। अदरवाइज आपको ये याद होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा रिसोर्स है पीडीडी को लेकर या पावर डेवलपमेंट को लेकर कि यहां से सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस की जाती है और उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और कई एक इलाके ऐसे भी हैं जो बिजली के असली जो मकसद है, बिजली के जो फराहमी है, उससे अभी भी महरूम है। एक चीज और भी, चूंकि जब आपने बिजली की पैदावार की बात की है तो जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से शायद एक आम सारिफ को राहत पहुंचनी चाहिए थी, क्या इन सारे इकदाम का ये जो माइनस में प्रॉफिट जा रहा है, ये माने कि डायरेक्टली चूंकि बेनिफिशियरी जम्मू कश्मीर का एक आम शहरी होना चाहिए तो उस पर इजाफी बोझ पड़ा है महकमे के काम से? देखिए, जो नीति आयोग ने डेटा हमें फराहम किया है उसमें यही बताया गया कि साल 2015 से लेकर 2016 तक जो बिजली का खसारा है, यानी जो आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट आपकी है उसमें 4000 करोड़ रुपए का खसारा है।
यानी जिस लागत पर आप बिजली पैदा कर रहे हैं और उसके बाद जब कलेक्शन हो रही है तो उसमें 4,000 करोड़ रुपए का फर्क है। हालांकि कुछ एक सालों में इसमें बेहतरी आई है, क्योंकि अब ये 4,000 से लेकर 29,999 के आसपास, यानी 3,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। इसमें गिरावट आई है, लेकिन जिस रफ्तार से इसमें वो कमी आनी चाहिए थी खसारे में, वो अभी तक नजर नहीं आ रही है। अभी भी जम्मू कश्मीर का पीडीडी डिपार्टमेंट खसारे में चल रहा है। नतीजा ये है कि हम जिन लोगों को घर घर कनेक्शन की आप बात कर रहे थे, जो दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं, जब डिपार्टमेंट खुद ही खसारे में है, तो आपको वो एक्सेस नहीं मिलती है कि आप उन लोगों तक वो बिजली फराहम करें, या जो शेड्यूल आपने बनाया है बिजली फराहम करने का, चाहे वो 12 घंटे का है, 13 घंटे का, उसमें भी आप अवेयरनेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट पहले से ही खसारे में चल रहा है। तो फिर इसमें अनाउंसमेंट की गुंजाइश भी बहुत कम और कलील है। एक आखिरी चीज, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का जहां तक मामला है, तो यहां पर एक इलाज जिसका बार बार बात कर रहे थे, जो प्रीपेड मीटर्स का जिक्र किया गया है, क्या ये मुतबादिल है, वाकई में इस बहरान को खत्म कर सकता है? और जो सार्फिन बार बार कहते हैं कि अगर बिजली जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादा पैदावार है तो उन्हें कम रेट्स पर क्यों ना मिले, ये पॉसिबल है कि ये जो बीच में गैप पड़ा है वो प्रीपेड मीटर से खत्म हो पाए? देखिए, ये अवाम इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो इसे एक हार्श कदम समझते हैं। लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी का जिक्र करते हैं, जब आपने वाकई ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, जब आपको पता है कि आपके महकमे के जो एहलकार है वो खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो खुद शिफातियत के साथ काम नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज आज की डेट में भी वो शिफातियत से काम कर सकते थे और जो रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए था वो हो जाता। मुझे पता है कि जिन डिपार्टमेंट्स के पास ये पैसा पड़ा हुआ है, उसे हासिल करने के लिए डिपार्टमेंट ने क्या कुछ किया है, क्या उन्हें नोटिसें भेज दी गई हैं, या उसके लिए इसके साथ जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए था, क्या वो किया गया? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जो डिपार्टमेंट खुद जो है कर्जदार है इस अपने ही डिपार्टमेंट का, खुद वो बिजली का फीस अदा नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों पर कैसे उनका गिरेबान खींच सकता है? वो आम साथी से क्या कुछ कहेंगे? ये एक मुतबादल किसी हद तक हो सकता है, लेकिन इससे जो लोगों के अंदर जरूर है कि वो इससे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि शायद उन्हें ज्यादा फीस वसूलना पड़ेगा या देना पड़ेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि अब ये डिपार्टमेंट्स की जो कसर है वो पब्लिक से ही पूरी की जाती है। अदरवाइज पब्लिक को जो बिजली फराहम की जाती है या जिस जो भी बिल उन्हें आती है, वो तो वक्त पर उसको अदा करते हैं, लेकिन अब उसका खेमियाजा भी, डिपार्टमेंट्स का खेमियाजा भी उन्हीं सार्फिन को उठाना पड़ता है इकदाम के तौर। बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल हंजूरी, कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ थे और बात उस रिपोर्ट के हवाले से कर रहे थे जो नीति आयोग के हवाले से नीति आयोग ने जारी की है, और डिपार्टमेंट ऑफ पावर डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है, पीडीडी, महकमा बिजली जिसे आम जुबान में आप कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी कारकर्दगी क्या है वो मायूस कुन करार दी गई है। और प्रीपेड मीटर्स लगाने पर जोर, दोनों पैरामीटर्स पर काम हो। एक ये कि अगर आप बिजली देते हैं तो सरकार को उसका फायदा या उसका पैसा तकरीबन 60 से 61% क्यों पहुंचता है, मतलब बिजली आप ज्यादा देने की बात करते हो, पैसा कम वसूला जाता, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इस खला को या इस गैप को खत्म करना चाहते हैं तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है, इलाज बताया गया है कि बिजली का अगर सही इस्तेमाल हो, सही सप्लाई हो, सही डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसके इस्तेमाल के लिए आप जो प्रीपेड मीटर्स हैं उनके इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। और इस इकदाम के तहत भी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत हद तक सार्फिन को फायदा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन तमाम इकदाम के बीच सार्फिन मीटर्स के लिए भी अपने लिए एक बड़ी परेशानी मानते हैं। लेकिन जब तामीर और तरक्की के हवाले से बात हो रही है तो बढ़ते हैं आगे। बात अब करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज के हवाले से भी, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 1-1.5 वर्ष के दौरान, यानी जो माली साल चल रहा है, जो सरकार की तरफ से बजट अनाउंस किया गया, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर कई ऐसे मंसूबों पर आज के वक्त में भी काम चल रहा है जिन पर सरकार के मुताबिक 56,261 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंटल पैकेज के तहत अगले जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर न सिर्फ खर्च हुआ है, बल्कि इस पूरी रकम से दर्जनों ऐसे मंसूबे हैं जो दोनों सूबों के अंदर, जम्मू और कश्मीर के अंदर मुकम्मल होने वाले हैं। जून 2018 से सरकार के डॉक्यूमेंट के मुताबिक सिर्फ 7 ऐसे मंसूबे थे जो कंप्लीट हो पाए थे पीएमडीपी के तहत, वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज के तहत, लेकिन 21 मंसूबे ऐसे थे जून 2021 तक मुकम्मल हुए और 12 प्रोजेक्ट्स जिनको सरकार ये मानती है कि 2021-22 के एंड तक मुकम्मल मजीद कर लिया जाएगा, 30 से ऊपर इनकी तादाद हो जाएगी और माली साल में यूं तादाद 56,000 करोड़ रुपए के मंसूबे से ये मुकम्मल होकर जो सरकार का दावा है तामीर और तरक्की के हवाले से। लेकिन साथ ही एक बड़ी बात, जो अभी बिजली की हम बात कर रहे थे, तो इसमें सरकार ये कहती है
कि 3000 मेगावाट बिजली की जो कैपेसिटी है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐड कर दी जाएगी 2024-25 तक। इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल भी ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद तजम्मुल, सरकार की रिपोर्ट, अभी हम पीडी का जिक्र कर रहे थे जिस पर नीति आयोग ने सवाल उठाए हैं, इसके बाद पीएचई पर भी सवाल उठे हैं, उस पर भी थोड़ी देर में हम जाएंगे। लेकिन तरक्याती मंसूबों की जहां तक बात है, इन मंसूबों को सरकार के उन मंसूबों के साथ मिलाकर कितनी राहत भरी ये खबर है जो सरकार की तरफ से पिछले 3-4 वर्षों के दौरान या फ्लड सितंबर 2014 की वो जो सूरत हाल बनी थी उसके बाद शुरू किए गए थे? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जम्मू कश्मीर सरकार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर 2015 के दौरे के दौरान शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम श्रीनगर में एक बड़ा सौगात मिला था, बड़ा पैकेज, बड़ा ऐलान हुआ था और उस वक्त कहा गया था कि 80,000 करोड़ के बीच में जम्मू कश्मीर को विकास की ओर ले जाया जाएगा। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के वजीर आला हुआ करते थे और साथ में भाजपा का साथ था। लेकिन उसके बाद हैरानकुन तौर पर जब डॉक्टर हसीब द्राबू फाइनेंस मिनिस्टर बने तो जम्मू कश्मीर के लिए जो अपना माली पैकेज मिलना चाहिए था, मुझे याद है उन्होंने पुलवामा में एक जनसभा के दौरान कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर तो वो है लेकिन उनके पास पैसा उतना ज्यादा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने भी और अवाम ने भी खंगालने की कोशिश की, आखिर वो 80,000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट आया तो था, कहाँ चला गया? जिसके बाद ताजा इतलात के मुताबिक अभी तक जो है 56,000 करोड़ रुपया का जो प्रोजेक्ट, उसमें 7 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं, 18 प्रोजेक्ट है जो अगले माली साल के दौरान मुकम्मल किए जा सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये जो 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, ये उस वक्त दिया गया था जब जम्मू कश्मीर में सैलाब मुतासरीन की तादाद, जिन्होंने बहुत ज्यादा न सिर्फ इंसानी जानों का जिया उठाना पड़ा बल्कि माली तौर पर बड़े खुद परेशानी में पड़े थे। जिसके बाद इस प्राइम मिनिस्टर की पैकेज को जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंटल मिरर के तौर पर देखा जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो हुकूमत 2018 तक अपने 7 प्रोजेक्ट मुकम्मल कर गई। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के पास, उसमें साफ तौर पर बताया जा सकता है कि आइंदा कुछ वर्षों के दौरान जो रेलवे प्रोजेक्ट है मुल्क के साथ, वो आईना कहीं ना कहीं हमने 2024 का ख्वाब सजा रखा था, लेकिन हो सकता है कि वो 2022 में मुकम्मल हो। इसके अलावा 3000 मेगावाट बिजली की सलाहियत है, या जो हमारे पास ग्रिड स्टेशन या रिसीविंग स्टेशन है, उनकी कैपेसिटी या सलाहियतों को बढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा आया है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में अब रेल कनेक्टिविटी जो है वो बानिहाल, बारामूला और बारामूला से उन मुल्क के साथ इसको जुड़ने का जो ख्वाब है 2022 दिसंबर में मुकम्मल हो सकता है। लेकिन अभी तक जो जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले साबिक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि जो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में लॉन्च किए गए थे, उनके वक्त में शुरुआत किए गए थे, आज उन्हीं का रिबन काटा जाता है, अवाम के नाम वक्त किया जाता है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2018 के उस वक्त के 2015 के माली पैकेज के तौर पर आए थे, सरकार ने दावा किया कि उनमें 7 ही मुकम्मल कर पाए और बाकी जो मुकम्मल करने हैं वो अगले माली साल के बाद 2024 तक के सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे। यानी जिसमें बिजली का बहरान जो है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। रेलवे की जो कनेक्टिविटी है उसको, ये तो स्कीम है नेशनल लेवल पे चल रही थी, लेकिन जो मौजूदा दौर में अस्पताल, कॉलेज, तामीर और तरक्की, पुल बनाने थे, उसके लिए भी तो उसमें जब आप डिस्क्रिप्शन देखते थे 80,000 करोड़ में, तो उसके लिए जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे से। और आसिफ, एक बात अहम है कि आपने इसमें ऑर्डर में देखा होगा जो हमारे पास है, उसमें लिखा गया IIM और एम्स जो है वो जम्मू में इस वक्त तैयार जोरों के साथ काम चल रहा है। बिल्कुल कश्मीर अवंतीपोरा में या किसी भी जगह जाए, अभी तक स्टोन फाउंडेशन के बाद मिट्टी तक वहां नहीं पहुंची है। यानी जिस वक्त आप इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, एक तरफ जम्मू में आप दावा करते हैं हमने शुरुआत करी, लेकिन कश्मीर में भी कोविड था, जम्मू में भी कोविड के हालात हैं अभी भी, लेकिन कश्मीर में उस रेस से अभी तक तामीर और तरक्की नहीं चल पा रही। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि 2022 के बाद तो ऐसे में ये पॉसिबल है जब 2018 तक 26%, 2021 जून तक 62% और इतनी सुस्त रफ्तारी से काम चला है, कुछ ही महीने हैं जो डेडलाइन बताई जा रही है, उस पर 100% तक हम जा सकें, तब वो टारगेट अचीव हो पाएगा? देखिए, टारगेट अचीव करने के लिए आपके पास एक टीम होना चाहिए। उस वक्त जम्मू कश्मीर में जो कमांड थी डेवलपमेंट की, मुफ्ती मोहम्मद के पास थी, और उसके बाद बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर निर्मल। लेकिन उसके बाद अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को पाया, अगर आपने अपने एडवाइजर्स की टीम को देखा, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को देखा, और उसके बाद आपने कहा कि अब डीडीसी जो है उन्हें 30 लाख 70 लाख रुपया सालाना मिलेगा और वो इस्तेमाल करेंगे अपने एरिया डेवलपमेंट फंड के दौरान। मुझे लगता है कि इन हालात में अगर सरकार ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर पाती है तो एक बड़ा तोहफा होगा जम्मू कश्मीर के लिए। वरना मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए मिनिस्टरों का होना बड़ा लाजमी होता है। मिनिस्टरों की जवाबदेही चीफ मिनिस्टर के पास होती है,
चीफ मिनिस्टर की जवाबदेही यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के पास होती है, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रैक होता है ये सही सम्मत में जाता है। लेकिन इन महदूद वसाइल में, महदूद मैन पावर के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ अगर आप इन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते हैं तो मुझे लगता है कि मिरेकल होगा, एक चमत्कार होगा। बिल्कुल, लेकिन पॉसिबिलिटीज काफी कम है। बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल हमारे साथ श्रीनगर से रहने के लिए। ये तो तरक्याती मंसूबों के हवाले से बात हो रही थी और बात जरा महकमा पीएचई के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि एक तरफ महकमा बिजली ने क्या कुछ अभी तक किया है उसका खुलासा तो नीति आयोग ने कर दिया, और उसके बाद दूसरी बात आपके सामने हमने रखी कि सरकार की तरफ से अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ किया जाना है अगले 7-8 महीनों के दौरान एक तय डेडलाइन है, उसके मुताबिक बता दी गई है। लेकिन बात अब जरा पीएचई के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि हर घर में नल प्रोग्राम या डेडलाइन से पहले नल के जरिए हर घर तक पानी पहुंचना मुश्किल है। पानी के जखायर से मालामाल जम्मू कश्मीर में पीने का पानी इस वक्त हर घर में नल के जरिए पानी पहुंचाने का मंसूबा, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, साल 2022 तक सरकार ने आज के वक्त में भी ये जो तय डेडलाइन है वो रखी है। लेकिन महकमा पीएचई की कारकर्दगी क्या है, क्यों इस जो मंसूबे में है वो रफ्तार जब थोड़ी सी धीमी पड़ी है, तो इसका असर उस मंसूबे पर पड़ सकता है जो 2022 में मुकम्मल होना था। डेडलाइन तो 2022 थी, लेकिन महकमे का दावा यह भी है कि इस साल में जम्मू कश्मीर में 21,650 घरानों को नए घरेलू कनेक्शन फराहम किए जाएंगे, ये जो साल चल रहा है। अगर बात की जाए तो हकीकत यह है कि अरबों रुपए का सरमाया सर्व करने के बावजूद भी महकमा जो पीएचई है, जल शक्ति जिसे आप कहते हैं, इसके पानी की तकसीमकारी के आज के वक्त में वो उस तरह का निज़ाम नहीं है, जदीद नहीं है, कोई तरह की तजदीद इस पर नहीं कर पाया है जिससे ये कहा जाए कि हर हिस्से के अंदर जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर तय डेडलाइन से पहले उस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए, जिसे नल के जरिए हर घर तक पानी पहुंचाने का मंसूबा आपने करार दिया है। यहाँ अक्सर इलाके ऐसे हैं जहां पर बोसीदा पानी की पाइपें जिनको आज बरसों से बदला नहीं गया है। एक बड़ा फैक्टर यह है, हजारों लीटर पानी कई इलाकों के अंदर जाया हो रहा है, आबी जखायर कई इलाकों के अंदर तबाह हो रहे हैं। और ये बात काबिल जिक्र है कि कश्मीर में आबी जखायर की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन जखायर से लोगों को पीने का साफ पानी फराहम किया जा सकता है। हालत ऐसी है कि अक्सर इलाकों में पीने के पानी के लिए कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, लोग आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। वबाई अमराज में भी यही सिलसिला चलता रहा और आज के वक्त में भी हर गुजरते दिन के साथ कहीं पर एहतजाज, कहीं पर वाटर पाइपलाइन फट जाना, कहीं पर पुरानी पाइपें होना, ये तमाम वो फैक्टर्स रहे हैं। और सैकड़ों पानी की स्कीमें ऐसी हैं जिनको मुकम्मल ही नहीं बरसों से किया जा सका, और दर्जनों ऐसी बस्तियां हैं जहां पर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि महकमा जल शक्ति के इस प्रोग्राम के बावजूद भी वाटर सप्लाई बहाल नहीं हो पाई है। सैयद रूफ फारूकी हमारे चीफ रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सैयद रूफ फारूकी ज्वाइन करने के लिए। सरकार का महकमा, आप चूंकि महकमा पीएचई के कामकाज पर बहुत करीब से नजर रखते हैं और आदाद-ओ-शुमार हर माह या हर हफ्ते जब जारी होते हैं तो उनको खंगालने की भी कोशिश होती है। आज के वक्त में जो परेशानी जम्मू कश्मीर के अंदर है, बोसीदा पाइपें होना, कई इलाकों के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ना होना, या कई बस्तियां ऐसे जहां पर आज बरसों बाद भी पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पाई, पैदल मीलों का सफर तय करके पानी लिया जाता है। क्या मुमकिन है 2022 के आखिर तक वो प्रोग्राम वो खत्म हो पाएगा जिस डेडलाइन के तहत सरकार काम करना चाह रही है, हर घर नल के जरिए पानी? बिल्कुल आसिफ, देखिए अगर हम जल शक्ति महकमे की बात करें तो जो कारकर्दगी अभी तक इनकी है वो ना के बराबर है, क्योंकि लोगों को मुश्किलात है। और जिस तरह अब जो नई स्कीम जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि अब हर घर में नल और नल के जरिए जल, और 2022 तक ये स्कीम है, इसको मुकम्मल करना है। और मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे कई इलाके होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे जहां पे इसको मुकम्मल भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम शहर की बात करें, शहर में मसाइल है, लोगों के मसाइल पीने के पानी के हवाले से, टाउन की बात है, डिस्ट्रिक्ट की बात है, तो दूर दराज इलाकों की बात ही नहीं है जहां पे रसाई लोगों को नहीं है और जहां पे जो अथॉरिटीज है वो नहीं पहुंच पाती है, वहां के लोगों को मुश्किलात है। और सबसे बड़ा अलमिया तो यह है कि आबी जखायरों की बात करें तो कश्मीर जितने आबी जखायर कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे, और उन आबी जखायर को इस्तेमाल में नहीं लाया गया। अगरचे वहां से किसी को पानी भी दिया जा रहा है, वो गंदा पानी है, वो पीने के पानी के काबिल भी नहीं है, ये मसला है। और दूसरा बड़ा मसला है कि जहां पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स या रिजर्वर्स की हम बात करें, सालों से हम देख रहे हैं कि महकमे ने मुख्तलिफ लोगों से जमीनें ले ली है, चाहे फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर करने के लिए या जो सब टैंक या बाकी जो भी जरूरत होती है वो बनाने के लिए।
लोगों को जो वादा दिया गया था कि आपको नौकरी देंगे या आपको मुआवजा देंगे, बिल्कुल लोगों को ना मुआवजा मिला ना नौकरी मिली। और जो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया है इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स को तामीर करने के लिए, सब टैंक या रिजर्वायर्स को तामीर करने के लिए, उनको आज तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। कुछ ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो अब बोसीदा हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। कुछ ऐसे रिजर्वायर्स हैं या बाकी हैं जिन पे लोगों ने ताला चढ़ाया है, कब्जा किया है। तो इन चीजों को देखने के लिए जो महकमा है, जो सरकार है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका एक बड़ा रोल बनता था, मगर इन चीजों की तरफ कोई देख नहीं रहा है। और जो स्कीम है, कुछ डिस्ट्रिक्ट हम कहेंगे जहां पे एक बेहतर काम हुआ है इस स्कीम के तहत, जो जल शक्ति महकमे की हर घर में नल के जरिए पानी, क्योंकि गांधरबल की अगर हम बात करें तो वहां अब कहीं ना कहीं जो है बेहतरी दिखाई दे रही है। वहां पे जो वहां की कंसर्न अथॉरिटीज है, जब भी उनसे बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हमने वो टारगेट जो उनको दिया गया था वो मुकम्मल है। मगर बेशतर ऐसे इलाके हैं, बेशतर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां के लोग अभी भी पीने के पानी लेने के लिए दूर सफर करते हैं, या तो कांधों पे या गाड़ियों पे अपने लिए पानी का जो जखीरा है वो जमा करते हैं, और उनके लिए कोई अभी भी तैयारी जो है वो सरकार की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। जी, एक चीज और भी, चूंकि आपने जिक्र किया पुरानी स्कीमों का, जब नए मंसूबे पर काम चल रहा है, सरकार ये भी कह रही कि 21,000 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनको इस साल के अंदर जो है वो पानी नल के जरिए पहुंचाया जाएगा, इतने घराने इसमें शामिल किए जाएंगे। लेकिन जो ऑलरेडी जो कुछ स्कीमें हैं, आधा अधूरा काम रहा, क्या इसके लिए भी कोई महकमे के पास आज के वक्त में कोई प्लान है, कोई फ्रेमवर्क है? कहीं पर अगर कोई मंसूबा तैयार हुआ है, साल 2018-19 में छोड़ दिया गया है, जितना पैसा खर्च हुआ उसका कोई हिसाबो किताब रखा जाए, मंसूबा आगे क्यों नहीं बढ़ा, इस हवाले से भी कोई मजीद पेशरफ्त होती है? आसिफ, बदकिस्मती यह है कि जब यहाँ पे इलेक्टेड जो नुमाइंदे हुआ करते थे, उन्होंने भी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, या तो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसे इकदाम उठाए कि लोगों से जमीनें ली, और अननेसेसरली या तो आपने फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाए या रिजर्वायर्स बनाए। शायद अगर जरूरत होती तो उनको फिर इस्तेमाल में लाना था, नहीं हो सका। दूसरा, अब जब चीफ इंजीनियर जो बड़ा ऑफिसर होता है वो जब बदलता है ना, जो नया आता है, तो वो पुरानी चीजों की तरफ देखता नहीं है। असल में कुर्सी का ये काम होता है, मगर क्या करे, बदकिस्मती है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है इनका मिजाज ही ऐसा है। और अभी जब ये हमने सरकार की नोट्स में ऐसे कुछ मामला लाया है तो वहां से यही जवाब मिलता है कि इनको देखा जाएगा ये क्यों है, और अभी पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करने का कोई मंसूबा नहीं है। सिर्फ नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है जी, इसको थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज जो बाकी पुराने जहां पे करोड़ों रुपया खर्च किया गया सरकारी खजाने का, उसकी तरफ कोई दोबारा देख भी नहीं रहा है, ना उनको सरकार अपनी तहवील में लेना चाहता है। ये बड़ा अलमिया है, क्योंकि अगर उनको इस्तेमाल में लाया जाता तो शायद जो लोगों की डिमांड जो अभी है पीने के पानी की, वो कहीं ना कहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी हमारे साथ रहने के लिए। और बात तो स्कीम के हवाले से हो रही थी जो सरकार ने चंद बरस कबल शुरू की थी, लेकिन जो डेडलाइन मुकर्रर की गई थी वो 2022 दिसंबर तक के हर घर को नल के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। इस राहत भरे प्रोजेक्ट के साथ साथ हर गुजरते दिन के साथ मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वो परेशानियां जो बरसों से थी वो खत्म करने में मुकम्मल तौर पर महकमा आज के वक्त में भी कामयाब नहीं हो पाया है। इन खबरों पर और भी नजर मारी रहेगी, जैसे जैसे इस पर सरकार की तरफ से भी मजीद जवाब आएंगे, और जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं उस पर अगर जम्मू कश्मीर का इंतजामिया का कोई वर्जन आता आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे और उसके बाद लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे।